द प्रिंट में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते जहां एक तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब बैन पर लगातार सुनवाई हुई और यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव हुए, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच सैन्य तनाव जारी रहा। पिछले कुछ दिनों में ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर सवालों और जवाबों का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हेडलाइन के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। आपका स्वागत है शेखर इस शो पर। धन्यवाद अपूर्वा। और हम अपने ऑफिस में बात कर रहे हैं आपसे आज, इस बात से हम डबल खुश हैं। बिल्कुल। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं शो पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। आप पूरे हफ्ते हमें अपने सवाल भेजते हैं और वही सवाल मैं शेखर तक पहुंचाती हूं। तो शेखर, इस हफ्ते का पहला सवाल आया है, इनका यूज़र नेम है जूज मजूज और ये पूछ रहे हैं कि आपके विचार पूछ रहे हैं ये तालिबान के अपने आर्मी यूनिट को पानीपत बुलाने पर, उसका पानीपत नाम रखने पर। देखिए, दिल बहलाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अब उन्होंने पानीपत किस लिए रखा है? हो सकता है कि ये जो तीसरा युद्ध था पानीपत का, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके रेफरेंस में हो, क्योंकि वो उसमें जो जीतने वाली पार्टी थी वो अहमद शाह अब्दाली, जिसको अब्दाली कहते हैं आमतौर पर हिंदुस्तान में, वैसे अहमद शाह दुरानी उसका है, दुरानी क्लैन के हैं वो। तो अहमद शाह दुरानी या अब्दाली वो जीते थे और फिर आखिर उन्होंने यहाँ पे जो करते थे जीतने वाले, उस समय लोग लूटपाट वो सब करी थी। तो और दूसरा ये हो सकता है कि कुछ रिएक्शन ये भी हो सकता है कि जो फिल्म आई थी पानीपत, तो उसमें अहमद शाह अब्दाली का एक तरह का कैरेक्टर दिखाया गया था और वो अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठाओं के सेना के बीच में था, पेशवाओं की सेना के बीच में। तो कुछ ऐसे भी हो सकता है और कभी कभी कुछ नॉस्टैल्जिया होता है। हर कोई चाहता है दिखाना कि हम पहले ज़माने में बहुत मजबूत थे। हालांकि सवाल यह है कि अगर इतना मजबूत थे और इतना कुछ लूटपाट करके ले गए, चाहे वो गजनी हो, चाहे वो गौरी हो, चाहे वो अब्दाली हो, ये तो सब अफगानिस्तान के रूलर्स थे और जो लूटपाट करके ले गए वो अफगानिस्तान में ले गए, तो क्या बचा उसका अफगानिस्तान में? तो ये मैं कहूँगा दिल बहलाने के लिए लोग ये काम करते हैं और ये इसके ऊपर हंसना चाहिए और हंस के इसको छोड़ देना चाहिए। इसको ये कहना कि इंडिया को कोई बहुत बड़ा मैसेज है या ये हिंदुओं को कोई बहुत बड़ा मैसेज है, वो सब मजाक है। इस समय भारत से जो गेहूं जा रहा है उसके लिए अफगानिस्तान में बहुत उत्सुकता से इंतजार है कि कब गेहूं पहुंचेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू वो गेहूं जा रहा है। जैसे ही पंजाब में चुनाव खत्म होगा वो ट्रकों में गेहूं जाना शुरू होगा और भारत की सरकार भी इस समय, चाहे तालिबान ही है वहाँ पे, लेकिन उनके जो ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय एड है उनको वो दे रही है। तो ये बचपने की बातें, इनको छोड़ के इनके ऊपर हंस देना चाहिए। अगला सवाल आ रहा है शुभम शाह से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि पंजाब में हंग असेंबली की संभावना को देखते हुए आपके हिसाब से किस तरह के गठबंधन हो सकते हैं नतीजों के बाद? देखें, अभी से हम ये इस बात की अटकल लगाएं कि हंग असेंबली होगी तो ये ठीक बात नहीं होगी। आमतौर पे आप देखें कि हमारे जो वोटर हैं आजकल काफ़ी समय से वो साफ नतीजा देते हैं, तो हंग बहुत कम मिलते हैं हमको। और जहाँ तमाशे होते हैं वो या तो बहुत छोटी स्टेट्स होती हैं, जैसे गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, मेघालय में हुआ, लेकिन जो थोड़ी सब्सटैंशियल साइज़ की स्टेट होती है उनमें आमतौर पे हंग होता नहीं है। तो अभी से हम ये हंग सोच के और उसमें अटकल लगाना शुरू कर दें, ये ठीक नहीं होगा। मैं कहूँगा अब चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, वोटिंग हो जाएगी, ठीक है, आपको 3 हफ्ता वेट करनी पड़ेगी उसके नतीजे आने के लिए, लेकिन इसमें कोई ताजुब भी नहीं होगा अगर इसमें साफ नतीजा है। क्योंकि मुझको तो याद भी नहीं है कि पंजाब में आखिरी बार कब हंग असेंबली जैसी चीज़ आई थी। परमेश्वर नायशैदम पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार और मोदी जी पर केसीआर की तरफ से अचानक हो रही आतिशबाजी पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, वो आतिशबाजी एक तरह का रिस्पांस है, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में अब बहुत आगे बढ़ रही है और बीजेपी ने कुछ गेन्स भी किए वहाँ पे। म्यूनिसिपल इलेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और उनको वहाँ जो बीजेपी का असली हथियार होता है, जो कि पोलराइजेशन है, वो वहाँ पे उनको उपलब्ध है। क्योंकि ख़ास करके हैदराबाद में ज़्यादा काफ़ी मुसलमान आबादी है, बाकी भी कुछ एरियाज़ में तेलंगाना में मुसलमान आबादी है। वहाँ एक मुसलमान नेता भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, जो केसीआर के पार्टनर भी हैं। तो ये सब मिला के बीजेपी का वहाँ पे एक फुटहोल्ड बन रहा है और केसीआर को अब ये लग रहा है कि उनके लिए चुनौती अब कांग्रेस से नहीं है। तो जैसा कि हुआ, मान लीजिए कि त्रिपुरा में हुआ या पश्चिम बंगाल में हुआ कि कांग्रेस हट गई और उसकी जगह बीजेपी घुस गई, तो तेलंगाना में कुछ ऐसा ही हो रहा है
तो जो केसीआर कर रहे हैं इसी के ऊपर ये उनका रिएक्शन है, उनकी प्रतिक्रिया है। अगला सवाल आ रहा है मनोज गर्ग से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपनी ही हरकतों का शिकार हो रही है। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स का एक्सोडस एक तरह से वर्तमान टॉप लीडर्स के लिए कोई इशू नहीं लगता है, इंस्टेड वो दूसरों के लिए पार्टी में जगह बना रहे हैं। देखिए, आपकी दोनों बात ठीक हैं कि कांग्रेस लड़खड़ा भी रही है और अपने आप गलत कदम भी ले रही है, लेकिन ये जो लोग छोड़ रहे हैं ये ज़्यादातर राज्यसभा वॉरियर्स हैं जिन्हें मैं कहता हूँ। और जब कांग्रेस का यूपीए का राज था तब भी आप देखिए कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी इन्हीं के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती थी। और तब हम भी ये बार बार लिखते थे कि सब राज्यसभा वॉरियर्स हैं, चमचागिरी करके 2-2, 3-3 टर्म ले लेते हैं और इनका कोई स्टेक नहीं है। ये जो भी कहते हैं ऐसे कर दो वैसे कर दो, क्योंकि इनको तो चुनाव लड़ना नहीं है। तो जो इसी चक्कर में ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में जो खुद चुनाव लड़के आने वाले हैं वो बहुत कम रह गए, क्योंकि लगा कि उनको चुनाव लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे अच्छा आप राज्यसभा में रहिए, 6 साल के लिए नौकरी पक्की है, फिर आपकी अगर मस्का पॉलिश ठीक ठाक है तो 6 और मिल जाएंगे, क्या पता फिर 6 और मिल जाएं। और काफ़ी लोग ऐसे अब देखिए जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, और कई ऐसे हैं कांग्रेस के महारथी जो कभी भी चुनाव नहीं लड़े हैं। तो जब कोई पार्टी ऐसे चलनी शुरू हो जाती है उन लोगों से के कंधे पे जो कभी चुनाव ना लड़ते हैं, ना लड़ने की कभी इच्छा रखते हैं, तब उस पार्टी का सत्यानाश होता ही है। लेकिन उसकी उल्टी बात भी ठीक है, जब ऐसे लोग छोड़ते हैं तो उस पार्टी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल है अमेय चुम्भाले से, जो हमारे मेंबर है। इस बार हमें कई मेंबर्स के सवाल आए हैं, तो आपको इसी बात पे याद दिला दूं कि आप भी हमारी मेंबरशिप ज़रूर लें, क्योंकि मेंबर्स के जो सवाल है वो मैं और ज़्यादा कोशिश करती हूँ, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सवाल मैं शेखर तक पहुँचाऊँ। शेखर, अमेय पूछ रहे हैं कि वर्तमान अमरीकी रूस तनाव को ध्यान में रखते हुए क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि UN जो है वो अब प्रैक्टिकली नल एंड वॉइड हो गया है, ये देखते हुए कि यूक्रेन की आग को बुझाने में इसकी लगभग कोई भूमिका नहीं रही है। देखिए, अभी सिक्योरिटी काउंसिल की आज मीटिंग हो रही है, तो यूएन की मीटिंग जो यूएन की भूमिका होती है वो ये तो नहीं होता कि 170-80 सब देशों की कोई भूमिका सब वोट देते हैं। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो आप देखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 ऐसे देश हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, जो P5 कहते हैं। उसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये 5 वो देश हैं जिनको माना गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये देश लड़ाई जीते थे। आप सोचें कि चीन कहाँ से आया? चीन इसलिए कि चीन भी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के कब्जे में था। ये बातें हम आमतौर पे भूल जाते हैं। तो ये 5 देश हैं। तो अल्टीमेटली वही बात में निर्भर करता है कि 5 देश क्या सोचते हैं। इन 5 देशों के पास वीटो का अधिकार भी है। अब आप देखेंगे वीटो का अधिकार आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है यूएन में। वो क्यों होता है? क्योंकि जो बड़ी शक्तियां हैं उनको अब समझ आ गया है कि आपस में बातचीत करके, कुछ लेन देन करके, गिव एंड टेक करके कुछ फैसला कर लिया जाए। तो यूएन जो है, सिक्योरिटी काउंसिल एक फोरम है जहां सब जाके मिलते हैं। ये नहीं कि यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है अगर वो कुछ बोल दे कि आपको ऑर्डर, वो कोई हुक्मनामा, एनसिक्लिकल बुल, पेपल बुल, कोई ऐसे फतवा, कोई ऐसे इशू नहीं कर सकते हैं। उनकी कोई शक्ति नहीं, एक मॉरल अथॉरिटी है। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जब लोग बैठते हैं मिलके, तब वहां पे एक बात होती है। और सिक्योरिटी काउंसिल कल को अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि ये लड़ाई बंद होनी है, तो हो सकता है उसकी बात कोई ना माने, लेकिन उसका एक महत्व होता है, क्योंकि रेजोल्यूशन पास तभी होता है जबकि P5 की उसमें सहमति हो। अगला सवाल भी मेंबर से है, उनका नाम है शोभित कौल। वो पूछ रहे हैं कि चूंकि फिनलैंड नेटो के करीब आ रहा है, क्या यूक्रेन के बाद फिनलैंड की बारी होगी बुली होने की, या फिर अगला ऑब्वियस फ्लैश पॉइंट पोलैंड की सीमा है? देखिए, फिनलैंड के बारे में बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि फिनलैंड हमेशा ये रूस के बीच में और पश्चिमी देशों के बीच में अपना एक बैलेंस निकालता रहता है। तो उसके लिए एक फिनलैंडाइजेशन भी कहते हैं कि एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करके रहो। तो यूक्रेन के बारे में कहा गया कि शायद यूक्रेन का भी फिनलैंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अभी जो फिनलैंड है, स्वीडन है, ये दोनों अभी देख रहे हैं कि देखिए अभी ये जो पुतिन का रूस है इससे थोड़ा खतरा है। तो ये दोनों भी अब यूरोप की तरफ और ज़्यादा देख रहे हैं। और देखिए छोटे छोटे देश हैं जो बाल्टिक्स के देश हैं, जिन्हें हम कहते हैं लैटविया, लिथुआनिया
और एस्टोनिया, वो तो 20-20, 25-25, 30-30 लाख की आबादी के देश हैं। वो सब अब बिल्कुल एक तरह से अपनी सुरक्षा यूरोप के साथ में रूस से दूरी बना ली है। लिथुआनिया को आप देखिए, जितना पंगा इस समय वो चीन से ले रहा है उतना कोई भी देश नहीं ले रहा, छोटा सा देश है। तो उसका असर फिनलैंड और स्वीडन पर भी हो रहा है। मैं नहीं समझता कि फिनलैंड फिर से अब रूस के इतने प्रभुत्व में आएगा। अश्विनी PGI ME 14007 ये पूछ रहे हैं कि वो दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपके विचार पूछ रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है ना अपूर्वा, कि वो होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये एक मसले जो हैं ये संवेदनशील मसले हैं। मेरी अपनी राय ये है कि ये सब कम्युनिटीज़ में, सब धर्मों में, सब में आपस में बातचीत करके होना चाहिए कि एक हम मॉडर्न लॉज कुछ बनाएं। लेकिन ये भी हो सकता है कि मॉडर्न लॉज भी आपके पास हों, लेकिन आपके जो अपने धर्म के लॉज हैं वो भी आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे आपने शादी करानी है, आप शादी कराएंगे अगर मुस्लिम तरीके से तो एक लॉज हैं, शादी कराएंगे हिंदू तरीके से एक और लॉज हैं, शादी कराएंगे क्रिश्चियन तरीके से तो एक और तरीका है, रस्म है, एक और लॉ है। लेकिन फिर तलाक जो है वो तलाक भी आपके अलग अलग कानून से होगा या सबका एक हक होगा? ये सोचने की बातें हैं। जो हिंदू धर्म है उसमें सबसे पहले सुधार के कानून लाए गए, ये 50 के दशक में नेहरू जी के होते हुए लाए गए, इनको हिंदू कोड बिल्स कहते हैं। तो उससे जैसे तलाक आसान हो गया, उससे जैसे पॉलीगैमी कि आप एक ही शादी कर सकते हैं एक समय में, तो वो सब चीज़ें बाकी धर्मों को अप्लाई नहीं हुई, खास करके मुसलमानों को अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो पर्सनल लॉ है वो बिल्कुल काफ़ी अलग है। तो उसके ऊपर भारत में खींचातानी रहती है, और वो तब से ही RSS, जनसंघ, उसके बाद अब BJP, उनका ये कहना है कि अब देखो, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि जी मेरे को तो एक ही बीवी अलाउड है, उसको 4 बीवी अलाउड है। लेकिन ये तो आप हंस सकते हैं इस बात के ऊपर हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इतना ज्यादा फर्क कानून में है। तो उसका एक जवाब ये भी है कि अरे भाई आप सिविल मैरिज कर लीजिए, आप अपने धर्म की मैरिज क्यों करते हैं? लेकिन वो फिर दूर की बात है। इसमें उल्टी बात भी होती है, जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार हमारे, दो को तो आप जानते ही हैं, जो कि BJP के MP रह चुके हैं, उनका लड़का भी अभी BJP का MP है। तो वो दोनों ने तो एक हिंदू एक सिख फटाफट मुसलमान बने, शादी कराई क्योंकि एक बीवी पहले थी, और फिर आगे लाइफ चल रही है। उसके बाद किसी को याद ही नहीं कि उनका मुस्लिम नाम क्या था। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक्सप्लॉइट भी होती हैं, मिसयूज भी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई समाज जैसे जैसे तरक्की करता है उसके कानून अपने आप धीरे धीरे कॉमन होते जाने चाहिए। लेकिन अगर आप उसको बहुत पुश करेंगे तो उससे फिर इम्यून रिएक्शन होता है, फिर लगता है कि आपने ज़बरदस्ती कर दिया। हालांकि आप देखिए, ट्रिपल तलाक पे लॉ पास हुई, कुछ खास उसके ऊपर अभी रिएक्शन नहीं हुआ, ऑपोजिशन ने भी कोई खास शोर उसके ऊपर नहीं किया। तो ऐसे धीरे धीरे, कल को मान लीजिए पॉलीगैमी के ऊपर कोई लॉ पास हो जाए कि कोई इंसान एक से ऊपर पत्नी एक समय में नहीं रख सकता, तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर इतनी बड़ी कोई प्रतिक्रिया होने वाली है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि आप हमारी पर्सनल लॉ को बदल रहे हैं। लेकिन आमतौर पे सोचना यही होगा कि ये ठीक चीज़ है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही जो रिफॉर्म होना है सब धर्मों की पर्सनल लॉज का, ऐसे ही होता जाए, क्योंकि हमारा देश तो बहुत विविध है। हमारी कितनी जगह तो मैट्रिलिनियल है। केरला में हमारे एक ग्रुप है जो मैट्रिलिनियल है, नायर लोग हैं। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में खासी गारोज हैं, वो मैट्रिलिनियल हैं, बच्चा अपनी माँ का नाम लेता है, और जो इनहेरिटेंस भी है वहाँ फैमिली में, वो फैमिली में ना और जगह सबसे बड़े लड़के को मिलता है, वहाँ सबसे छोटी लड़की को मिलता है। तो ये सब अब सारे को आप मिला के एक होमोजेनाइजर में डाल के उसका एक मिल्क शेक बना के नहीं दे सकते। अगला सवाल भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही जुड़ा हुआ है। मुरलीधर KR जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर मोदी सरकार कश्मीर, ट्रिपल तलाक और CAA जैसे लॉज पास कर सकती है इतनी आसानी से, तो उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से कौन रोक रहा है? देखिए, कोई रोक नहीं रहा है, पार्लियामेंट में पास हो सकता है, लेकिन वो चलेगा कैसे, वो कोर्ट में पास कैसे होगा, ये सारी बातें हैं।
अब सीए ले आई मोदी सरकार, लेकिन सीए लागू तो नहीं कर पाई ना। अब तो इतना समय हो गया, हर 6 महीने बाद अगले 6 महीने का टाइम पार्लियामेंट से मांग लेते हैं। जैसे कि कृषि कानून लाए, कृषि सुधार कानून तो पास कर दिए, आपके पास नंबर है, लेकिन आप फिर कुछ नहीं कर पाए, आपको वापस लेने पड़े। तो कानून पास तभी होता है, उसका औचित्य तभी होता है जब आप उसको लागू कर पाए। तो अभी वो स्थिति नहीं है। अभी आप कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में, क्या फिर आप बोल देंगे कि पारसी लोग जाके अपना जो टावर ऑफ साइलेंस है उसके ऊपर अपने मृतक, अपने जो लोग हैं उनकी लाश को नहीं छोड़ेंगे ताकि उनको गिद्ध आके खाएं, क्योंकि वही उनका तरीका है। और अभी तो उसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है कोविड के समय कि जी आप वहां पर रख सकते हैं कि नहीं, फिर आप उसको कैसे शील्डिंग करेंगे। आप फिर बोलेंगे कि हर कोई मरने के बाद जलाया जाएगा, या हर कोई दबाया जाएगा, या हर कोई जलाया जाएगा लकड़ी से या बिजली से। तो इतना हम पर्सनल लाइफ जिंदगियों में, लोगों की व्यक्तिगत जिंदगियों में सरकार नहीं घुस सकती है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। इनका यूजर नेम है पीस एंड हार्मनी। ये पूछ रहे हैं कि त्रिपुरा में भाजपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने और टीएमसी द्वारा एक्टिविटी में कमी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखें, ये बातें थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, तो हो सकता है उनको लग रहा हो हमारे को टिकट नहीं मिलेगी। मुझे इतना तफसील में त्रिपुरा की राजनीति इस समय पता नहीं है। जिस समय की मैं जानता था वो तो बहुत समय हो गया। मैं आपको रेफरेंस के लिए बताता हूँ, जैसे प्रद्योत देव बर्मन है जो अभी वहाँ पे ट्राइबल्स के नेता हैं, वो राजकुमार है वहाँ के, तो उनको मैं जानता हूँ। लेकिन जब मैं कवर करता था उनके माता पिता को जानता था अच्छी तरह से, इनको तो बाद में अभी जानना शुरू हुआ हूँ, तो तब शायद ये पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ त्रिपुरा के राजनीति के ऊपर। पर यह ज़रूर है कि त्रिपुरा में जो वामपंथी दल थे उनका बहुत भारी डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि हमेशा पहले वामपंथी वहाँ पे सत्ता में रहते थे, कभी कभी कांग्रेस आती थी। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो कांग्रेस छोड़ के गए हों और उन्हें लग रहा हो कि अब बीजेपी में नहीं होगा, तो वापस आ गए। जो इंसान आदमी और औरत एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जाए, वो दूसरे उसको वहाँ वापस भी आ सकता है, कहीं और भी जा सकता है, क्योंकि एक बार ईमान तोड़ दिया आपने दिखा दिया कि मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, तो उसके बाद तो नहीं है ना, उसके बाद तो आप चलता पुरसा जहां मर्जी जाएं। अगला सवाल है जतिन बवाला की तरफ से, जो हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पहले कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति का क्या महत्व है? ये हमारी आंतरिक समुद्री सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, हमारी आंतरिक जो समुद्री सुरक्षा है ये कोस्ट गार्ड, अभी तक हमारे तटरक्षक दल ये संभालता है। लेकिन हमारे अलग अलग राज्यों में, क्योंकि जो तट होते हैं, जो हमारा इतना बड़ा समुद्र तट है, अलग अलग राज्यों की समस्या को अलग अलग वहाँ की पुलिस भी देखती है, कस्टम भी देखती है, एक्साइज भी देखती है, और नेवी भी देखती है, कोस्ट गार्ड भी देखती है। लेकिन हमने देखा कि जैसे 2008 में बम्बई में 26/11 के अटैक्स हुए, ये समुद्र से आए, मैरीटाइम थे। अब समुद्र में नेवी के लिए इतनी छोटी सी कोई बोट को ढूंढ पाना आसान नहीं है, कोस्ट गार्ड के लिए भी नहीं है। और फिर उनका सबका आपस में सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेशन करना, ये सारे बहुत पेचीदा काम है। तो इसलिए अच्छा है कि एक नेशनल मैरीटाइम कोऑर्डिनेटर है। आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आज हमारे यहाँ आर्टिकल छपेगा, जो ब्रह्मास्त्र कॉलम लिखते हैं स्नेहिश एलेक्स फिलिप, हमारे डिफेंस एडिटर, उनका कॉलम इसी सब्जेक्ट पे है, तो आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। उस कॉलम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके उनका कॉलम ज़रूर पढ़ें। अगला सवाल है तेजा मैसूर से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ चारा घोटाला, जिसमें हाल ही में लालू प्रसाद यादव को अभी अपराधी पाया गया है, उस पर थोड़ा बात करें और उस पर एक CTC भी बनाएं। देखिए, उस पर मैं CTC बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत पेचीदा है, बहुत पेचीदा, इसलिए कि वहाँ इतने केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं, 5वां केस है जिसमें, और वो अलग अलग केसेस को अलग अलग ही उनका मुकदमा चल रहा है। तो इतना क्लटर हो गया है मेरे दिमाग में भी कि उसका एक दिन मैं CTC बनाऊंगा, तब मुझे भी समझ आएगा, तब आप CTC भी देखिएगा, और तब मैं यहाँ भी उस सवाल का ठीक से जवाब दे पाऊंगा। अगला सवाल जो है वो संकल्प का है, जो हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि अमरिंदर सिंह के 4.5 सालों के लिए ये कहना कि वो दिल्ली से चल रही थी, क्या ये कांग्रेस के लिए ही खराब नहीं दिखता है? क्योंकि और वो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पंजाब कैंपेन का अधिकांश हिस्सा जो है उन्होंने मोदी पर
निर्देशित किया था और ये केवल अब है जब मैच स्लॉग ओवर्स तक पहुंच गया है कि उन्होंने आप पर हमला करना शुरू कर दिया है। क्या ये बहुत बड़ी भूल नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो ये देखने की बात है कि पंजाब में बहुत भूलें ही भूलें करी हैं। सबसे बड़ी भूल तो ये करी कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को वहाँ लाके बैठा दिया। अब उनको अगर लाए थे तो फिर आपको मालूम था कि उसको तो मुख्यमंत्री का पद चाहिए, आपने उसको पद भी नहीं दिया, आपने उसको आगे के लिए वायदा भी नहीं दिया, क्योंकि भी कैंडिडेट भी आपने मुख्यमंत्री के लिए चन्नी को बना दिया। बनाना भी चन्नी को ही था। अगर ये करना था तो आप सिद्धू को लाए क्यों थे? आप सिद्धू को लाए इसलिए कि क्राउड उसकी बात सुन के खुश होती हैं, तो वो भी फिर क्राउड्स को खुश करता है, पार्टी के लिए क्या करेगा। तो कांग्रेस ने पंजाब में बहुत गलतियां करी हैं। उनमें से एक गलती ये भी है क्योंकि वो बीजेपी जहां जाती है वो कांग्रेस को अटैक करती है। अभी आप देखिए, बीजेपी यूपी के अंदर भी हालांकि बोलते हैं वो अखिलेश वगैरह को, लेकिन बहुत कांग्रेस पर अटैक करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में अटैक किया, कांग्रेस को अटैक किया, नेहरू जी को अटैक कर दिया। तो कई बार जो कांग्रेस है वो भी बिना सोचे उसके रिस्पॉन्स में बीजेपी को ही अटैक करती है। बीजेपी पंजाब में कोई फोर्स नहीं है। बीजेपी और अमरिंदर मिलके भी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी फोर्स है। मैं ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है कल को आप बोलें कि ये क्या हो गया, अब बेवकूफ़ बन गए, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी और अमरिंदर सिंह कोई बड़ी फोर्स है पंजाब में। अगला सवाल जो है वो भी हमारे एक और मेंबर से है, कौस्तुभ सौकार, जो पूछ रहे हैं कि आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी होते हुए भी सरकार की तरफ झुकी हुई नजर आती है, इसमें बदलाव किस तरह से लाया जा सकता है? आरबीआई बोल रहा है। देखिए, आरबीआई ऑटोनॉमस है, लेकिन सरकार के साथ और वित्त मंत्रालय के साथ मिलके भी काम करती है। तो ऐसे समय जबकि बहुत ज़्यादा दोनों में खींचतान हो जाए वो भारत के लिए अच्छा नहीं होता है। और बहुत बड़े बड़े गवर्नर्स के अंडर भी, सिर्फ रघुराम राजन या उर्जित पटेल नहीं, उसके पहले भी ये खींचातानी रही है। अब कुछ खींचातानी अच्छी है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हो जाती है। अभी जो सवाल ये है आरबीआई के साथ यही है कि क्योंकि वो ब्याज की दरें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, क्योंकि जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, महंगाई थोड़ी सी बड़ी है, तो फिर वो ब्याज की दरें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। क्योंकि अगर वो ब्याज की दरें बढ़ाते हैं तो जो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। और ये डिलेमा जो है इस हर सेंट्रल बैंक का है इस समय। आप देखिए अमेरिका में भी उनका सेंट्रल बैंक में जो फेड कहते हैं जिसको, अभी वो रेट्स नहीं बढ़ा रहा है, सिर्फ ये कि मनी सप्लाई को टाइट कर रहा है थोड़ा मार्केट के अंदर। तो ये बहुत देखने समझने की बात है। हाँ, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि अभी का जो आरबीआई है वो सरकार के साथ मिलके बहुत चल रहा है। अब आप अगर मोदी सरकार के समर्थक हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो इन सिंक चलना चाहिए, दोनों को साथ ही हाथ बढ़ाना। और अगर आप उसके समर्थक नहीं है तो आप बोलेंगे कि देखा इसीलिए तो रघुराम राजन को और उर्जित पटेल को निकाला था और एक IAS ऑफिसर को ले आया यहाँ पे, रिटायर्ड, वो भी तो जो कहेंगे वही करेगा, हिज मास्टर्स वॉइस। तो ये सब एक डिबेट है जो चलती रहती है। अगर आप मुझसे पूछें, मैं ये कोई मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह को इतना समझता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ या जो समझदार लोग हैं जैसे इला पटनायक हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की हमारी टीचर एक तरह से, तो उनकी बात मैं सुनता हूँ तो वो यही है कि अगर आरबीआई और सरकार जनरली आपस में हार्मनी के साथ काम करें तो वो बेहतर रहता है। अगला सवाल है स्वास्थ्यक रथ से, जो बोल रहे हैं नमस्ते शेखर जी और पूर्वा जी, आपको भी नमस्ते। वो बोल रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की मौजूदा प्रोग्रेस को देख के क्या ये माना जा सकता है कि अगली अगर कोई वेव आएगी तो उसमें इंडिया कोविड-19 से बेटर डील कर पाएगा? देखिए, अभी ये तीसरी वेव भी जो आई है ओमिक्रॉन वाली, उसमें भी भारत बेहतर डील कर पाया है। हमारे जैसों को भी अभी 2 टीके लगने के बावजूद ओमिक्रॉन हुआ, लेकिन क्योंकि टीके लगे हुए थे इसलिए उसका कोई खास सिम्टम नहीं हुआ। तो भारत ने जो टीके लगाए हैं बहुत अच्छा किया है। एक ही बात मैं कहूँगा कि भारत को भी अभी बूस्टर्स के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। ये एक तरह की कंप्लेसेंस हो गई है, अरे कुछ नहीं होता बूस्टर, ये अंग्रेज लोग लगा रहे हैं। लेकिन अगर फिर से कुछ आ गया तो फिर भाग दौड़ में इतने लोगों को बूस्टर लगाने में बहुत समय लगता है। तो भारत सरकार को भी थोड़ा खुले दिल से लोगों को बूस्टर्स अलाउ करना चाहिए।
अगला सवाल है पार्थ सिंह से। वो बोल रहे हैं कि वो एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है IIT दिल्ली में, और वो बोल रहे हैं कि उन्हें जिस दिन जॉब मिलेगी वो उस दिन प्रिंट का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। उनका सवाल ये है कि भारतीय सेना चीन की ताकतवर सेना से भारत की रक्षा क्या कर सकती है, और भारत उस स्थिति में है या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी आपको शुभकामनाएं, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले, और सिर्फ इसलिए शुभकामनाएं नहीं कि आप हमारे सब्सक्राइबर बने, हमारे सब्सक्राइबर लेकिन बने ज़रूर, और हमें पढ़ते रहें, हमें सुनते रहें। आपके जैसे समझदार पढ़ने सुनने वालों से हमारा थोड़ा बहुत ओहदा जो बनता है वो बनता है। दूसरी बात यह है कि भारत की भी सेना छोटी नहीं है। अब आप ये ना सोचें कि यूक्रेन और रूस की तरह हो रहा है, कि रूस ने अगर 1.5 लाख फौज इकट्ठी कर दी यूक्रेन के बॉर्डर पे, और यूक्रेन की तो सारी सेना ही 1.5 लाख की है, तो अब क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीन अगर 60,000 सैनिक लेके आया है लद्दाख में, तो भारत ने भी वहाँ 62,000 ही खड़े किए होंगे, कम नहीं है। और वो अरुणाचल में लाएगा तो वहाँ भी खड़े हो जाएंगे, सेंट्रल सेक्टर में लाएगा, हिमाचल में, यूपी में, उत्तराखंड में, तो वहाँ भी खड़े हो जाएंगे। तो जहाँ तक अपने आप की सुरक्षा करने की बात है, भारत बहुत सक्षम है अपनी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चीन भारत से बहुत बड़ी शक्ति है, तो ये सोचना कि भारत चीन में जाके वहाँ कुछ गड़बड़ कराएगा, या फिर वो ल्हासा पे कब्जा कर लेगा, तिब्बत को आज़ाद करा देगा, खैर कहने के लिए आप जो मर्जी कह सकते हैं, और शायद मैं ये बात कह दूँ तो आप ताली भी बजा दें, पर वो इस समय उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि चीन बड़ी शक्ति है। लेकिन चीन को भी पता है कि वो भारत के साथ अपनी सेना इस्तेमाल करके और एक युद्ध करके कुछ हासिल नहीं कर सकता है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।